नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नेगी स्वागत करता हूं आपका सक्षम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हम पिछले वीडियो में जैसे कि हम गढ़वाल में पंवार राजवंश की स्थापना करा चुके थे। हम पंवार राजवंश में जिस प्रकार हम देखते भानु प्रताप के यहाँ जब कनकपाल धारनगरी से आया तो उनका दामाद बन के यहीं रह जाता है। यही भानु प्रताप पंवार वंश की स्थापना करता है 888 ईस्वी में। फिर इस बारे में जो अगला राजा हम पे मिलता है 24वां राजा सोनपाल मिलता है। सोनपाल अपनी राजधानी सोनी भिलंग ले जाता है। फिर इसके बाद जो अगला राजा हम पे महत्वपूर्ण बनता है वो बनता है इनका 28वां राजा लखनदेव। लखनदेव अपनी स्वमुद्रा जारी करने वाला पहला पंवार शासक था जिसकी मुद्राएं हम पे मिलती थी। नागरी लिपि में मेनली मुद्राएं हम पे मिलती है। फिर इसके बाद 29वां शासक जो इस राजवंश का हम पे थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण बनता है वो बनता है अनंतपाल द्वितीय। अनंतपाल द्वितीय इसलिए हम पे महत्वपूर्ण बनता है कि इसका पंवार राजवंश में से पहला अभिलेख हम पे मिलता है वो धारसिक अभिलेख। धारसिक अभिलेख जो अनंतपाल का था मेनली मंदाकिनी घाटी से हम पे मिलता है जो कि 29वां राजा था। फिर इसके बाद जो अगला राजा हम पे थोड़ा बहुत चर्चा करने के लिए लायक था वो था 34वां राजा पाल था। जगतपाल का हम पे मेनली रघुनाथ मंदिर से ताम्रपत्र मिलता है जो 1455 ईस्वी में हमें ताम्रपत्र मिलता था। जगतपाल का ताम्रपत्र मिलता था जिसमें जगतपाल ने स्वयं को रजवार कहा था। फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट हम पे मेनली इम्पोर्टेंट था 37वां राजा अजयपाल। अजयपाल पे हम चर्चा कर चुके थे कल की वीडियो में। तो कल की वीडियो में जब हमने देखा अजयपाल पहले चांदपुर गढ़ी से राज्य शुरू करता है। फिर अपनी राजधानी 1512 में देवलगढ़ में राजराजेश्वरी संयंत्र, फिर आदि भैरवनाथ, फिर गोरखनाथ आदि मंदिरों का निर्माण कराता है। फिर राजधानी अपनी 1517 में श्रीनगर स्थापित करता है। फिर उप्पूगढ़ को जीतते हुए युद्ध नीति को त्याग देता है। 1519 में अजयपाल की मृत्यु हो जाती है। तो अजयपाल के बाद जो अगला हम पे थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट राजा बनता है वो बनता है 38वां राजा कल्याण शाह। तो कल्याण शाह में मेनली इसके नाम के आगे शाह का उल्लेख मिलता है हमें। फिर भी तब भी अधीनस्थ चयन आयोग एक चक्कर ये क्वेश्चन पूछ सका है कि पहला पंवार शासक जिसने शाह की उपाधि धारण की थी तो आंसर वहाँ पे बलभद्र शाह हम पे आंसर आ चुका है। पहले शायद वीडियो 2018 में ये क्वेश्चन आया था। तो इसके अब कल्याण शाह के आने के चांस लगभग ख़त्म है। अब शायद मुश्किल ही है किसी पेपर में बनेगा। फिर अगला जो राजा हम पे आया था 41वां राजा भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं रनिंग में। तो 41वां राजा जो हम पे आता है 41वां राजा विजयपाल। मैंने यशवंत सिंह कटौच की बुक में विजयपाल का उल्लेख मिलता है। विजयपाल पहला पंवार शासक था जिसने तिब्बत पे अभियान किया था, लेकिन विजयपाल इसमें असफल रहा। तो इस बारे में हमारी भी तो ज़्यादा चर्चा हमारी बनती नहीं कल्याण शाह और विजयपाल पे। फिर जो अगला हम पे थोड़ा बहुत चर्चा लायक जो राजा बनता है वो बनता है इस वंश का 42वां राजा सहजपाल इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि सहजपाल के हम पे रघुनाथ मंदिर से अभिलेख मिले हैं। जो अभिलेख रघुनाथ मंदिर से हमें मेनली सहजपाल के शासनकाल के दौरान के हम पे 5 अभिलेख हम पे प्राप्त होते हैं। पहला अभिलेख 1548 में प्राप्त होता है, इसलिए हम मानते हैं कि सहजपाल का जो टाइम पीरियड रहा होगा मेनली सहजपाल का जो टाइम पीरियड रहा होगा वो 1547 से 1575 के मध्य सहजपाल का टाइम पीरियड रहा था। तो सहजपाल के टाइम पीरियड में हम मेनली बात करें तो इनके शासनकाल में हमें रघुनाथ मंदिर से 5 अभिलेख प्राप्त होते हैं। तो रघुनाथ मंदिर से इनसे 5 अभिलेख प्राप्त होते हैं। फिर हम पे एक बुक आती है गढ़राज वंशावली मेनली कवि देवराज की है। देवराज इस बुक में सहजपाल को वीर गुणज सुखद प्रजा, वीर गुणज मतलब जो वीर है, जो राजा वीर है तो उसकी प्रजा हमेशा सुख ही रहती है। तो इस उपाधि का उल्लेख मेनली गढ़राज वंशावली में मिलता है। गढ़राज वंशावली कवि देवराज की एक बुक है। इसमें सहजपाल को वीर गुणज सुखद प्रजा के नाम से इसका उल्लेख किया गया है। यह राजा एक अत्यधिक शक्तिशाली राजा था। इसके टाइम पीरियड में हम प्रजा की बात करें तो प्रजा बहुत संपन्न और खुशी थी, तो इसलिए इसे वीर गुणज सुगत प्रजा की उपाधि भी कवि देवराज जी देते हैं। फिर अगली बात जो इसके टाइम पीरियड में और इम्पोर्टेंट बन जाती है कि मानवोदय काव्य। तो बात करूं मेनली मानवोदय काव्य की। मानवोदय काव्य भरत कवि की एक बुक है, मानसा के टाइम पीरियड में लिखी गई ये बुक थी। इसमें थोड़ा बहुत सहजपाल का उल्लेख मिलता है। सहजपाल को इस बुक में राजनैतिक चतुर, शत्रुओं को संताप देने वाला,
मतलब बहुत शक्तिशाली था ये, शत्रुओं को संताप देने वाला। शत्रुओं को संताप देने वाला की संज्ञा भी इस बुक में मेनली मिलती है। फिर तीसरी चीज़ इस बुक में मिलती है कि इसने विद्वानों को आश्रय दिया। मेनली जो मानवोदय काव्य है, मानवोदय काव्य में हमें सहजपाल के बारे में जो जानकारी मिलती है वो 3 चीज़ों की जानकारी हमें इसमें मिलती है। एक तो राजनीतिक चतुर, राजनीतिक कुटल, कूटनीति में सहजपाल बहुत चतुर था, इसलिए राजनीतिक चतुर की संज्ञा भी मानवोदय काव्य में भरत कवि इसे देते हैं। फिर दूसरी बात इस पे आती कि शत्रु को संताप देने वाले की संज्ञा भी इसमें मिलती है, क्योंकि ये एक शक्तिशाली राजा था, अपने शत्रुओं के प्रति बड़ी कड़ी युद्ध नीति रखता था। फिर तीसरी बात इसने विद्वानों को आश्रय दिया था। फिर सहजपाल के टाइम पीरियड में जो सबसे इम्पोर्टेंट घटना हम पे आती है, इस टाइम सहजपाल का टाइम पीरियड था। इस टाइम पीरियड में दिल्ली में मुग़ल राजवंश की स्थापना हो चुकी थी, तो दिल्ली में जो शासन था वो अकबर का शासन था। तो सहजपाल के टाइम पीरियड में दिल्ली में अकबर का शासन था। फिर इसी में अगर हम चंदों में देखें तो बालो कल्याण चंद, भीष्म चंद का शासन हम पे मिलता है। तो चंद टाइम पीरियड में बालो कल्याण चंद और भीष्म चंद का हम पे यहाँ पे शासन मिलता है, जबकि दिल्ली में अकबर का शासन था। तो दिल्ली अकबर के शासनकाल से हम पे जो जानकारी मेनली मिलती है कि अकबर ने गंगा नदी के उद्गम का पता लगाने के लिए एक अन्वेषण दल गढ़वाल राज्य में भेजा था, जो कि पहले हरिद्वार आया था। ये अन्वेषण दल जो था कि अकबर ने भेजा था हरिद्वार से गंगा नदी के मुहाने का पता लगाने के लिए निकला था। तो यहीं से जो अगला राजा होगा जो हम पे आता है बलभद्र शाह। सहजपाल के बाद जो 43वां राजा बलभद्र शाह था, जब अकबर यहाँ पे एक अन्वेषण दल भेजता तो इसी से ये सीख लेते हुए बलभद्र शाह भी राजनीतिक दूत भेजने की प्रथा प्रारंभ कर देगा। तो चलिए अगला जो हम पे राजा बनेगा वो इस वंश का 43वां राजा बनेगा। 43वां राजा जो इस वंश आएगा बलभद्र शाह नाम इसे बल है, तो बड़ा वीर एक ये राजा था पंवार वंश का। 42वां राजा जो बलभद्र शाह था। फिर बलभद्र शाह के बारे में जो जानकारी मेनली हम पे मिलती है, इनका टाइम पीरियड जो हम मानते हैं मेनली 1575 से 1591 के मध्य इनका टाइम पीरियड मानेंगे। इस टाइम इनकी राजनीतिक परिवेश देखेंगे तो दिल्ली में अकबर था, जबकि चंद में रुद्रचंद का शासन स्थापित था। तो इसी रुद्रचंद और इनके मध्य युद्धों का भी हम विवरण करते हैं थोड़ा बहुत। तो चलिए पहला तो बात बलभद्र शाह का जो उल्लेख मिलता है, बलभद्र शाह 42वां राजा था। फिर इनके कुछ उपनाम हम पे मिलते हैं। इनका उपनाम बलभद्र शाह से ही लगा लो बलराम। तो जो मेनली इनके 3 उपनाम हम पे मिलते हैं, बलराम, बहादुर और दुलाराम, इनके उपनाम हम पे मिलते हैं बलभद्र शाह के। फिर बलभद्र शाह के टाइम पीरियड में एक घटना और होती है। घटना ये थी चंद वंश में इस टाइम रुद्रचंद था। रुद्रचंद कूटनीतिज्ञ तो था ही था। रुद्रचंद ने अकबर का संरक्षण प्राप्त करने के लिए अकबर से मुलाकात की। फिर अकबर का संरक्षण जब प्राप्त किया तो इसने गढ़वाल पे आक्रमण की योजना बनाई। गढ़वाल को जीतने की चाह रुद्रचंद की थी, इसलिए अकबर का संरक्षण प्राप्त करने रुद्रचंद लाहौर पहुंचा। फिर जब वापस आता है तो गढ़वाल पे आक्रमण करने की तैयारियां शुरू कर देता है। इस चीज़ की जानकारी बलभद्र शाह को पता लग चुकी थी। बलभद्र शाह भी इधर से तैयारी में पूरे फॉर्म के साथ तैयारी में शुरू था कि रुद्रचंद का आक्रमण गढ़वाल पे होने वाला है। तो बलभद्र शाह भी अपनी कूटनीति में माहिर था। बलभद्र शाह ने जो सबसे अच्छा काम उस टाइम किया, बलभद्र शाह ने इस टाइम कत्यूर घाटी अंतिम कत्यूरी शासक था सुकालदेव से संधि कर ली। तो बलभद्र शाह जब रुद्रचंद्र को जब गढ़वाल में टांग पसारने की सोचता है तो बलभद्र शाह उसी टाइम रुद्रचंद्र को कह देते हैं, बेटा मेरे राज्य की ओर देखा भी ना तो टांगे तोड़ दूंगा। तो हुआ भी ऐसे ही। रुद्रचंद्र ने जैसे ही आक्रमण किया उसका मुंहतोड़ जवाब बलभद्र शाह देता है। जब युद्ध चल ही रहा था तो जो इसमें मेनली बात हम पे इंटरेस्टिंग आती है, इस युद्ध में जब दोनों पक्ष आपस में लड़ रहे थे, आमने सामने लड़ रहे थे, तो इस युद्ध में पीछे से एंट्री होती है सुकालदेव की। जब पीछे से सुकालदेव कुमाऊनी सेना पे आक्रमण कर देता है तो कुमाऊनी सेना बीच में फंसी हुई नज़र आती है और भगदड़ मच जाती है कुमाऊनी सेना में।
इस भगदड़ का फ़ायदा गढ़वाली सेना उठाती है और कुमाऊं की सेना को परास्त कर देती है। रुद्रचंद की हार होती है और इसी हार में रुद्रचंद का एक सेनापति, मेनली जो मुख्य योग्यतम सेनापति रुद्रचंद का था, पुरुषपंत टाइम इस गदर में अकेले फंस जाते हैं और गढ़वाली सेना इनकी हत्या कर देती है। तो पुरुषपंत की जो मृत्यु होती है वो ग्वालदम के युद्ध में, ग्वालदम का युद्ध मेनली माने तो हम 1591 या 81, कई राइटर इसे 1591 दर्शाते हैं, कई राइटर इसे 1581 भी दर्शाते हैं। तो मेनली हम जो भी ऑप्शन वाइज होगा ऑप्शन से देख लेंगे पेपर में। जब रुद्रचंद सुनता है कि पुरुषपंत की मृत्यु हो चुकी है, रुद्रचंद का योग्यतम सेनापति जो था पुरुषपंत था, रुद्रचंद इससे आग बबूला हो जाता है। मार तो दिया तुमने पुरुषपंत को। अब रुद्रचंद का गुस्सा, जो मेनली गुस्सा उतरता है वो इसी के एक साल बाद 1592 रुद्रचंद सुकालदेव के राज्य कत्यूर घाटी पर आक्रमण कर लेता है और घर में घुस के सुकालदेव की हत्या कर देता है। सुकालदेव की हत्या कर देता है और यही सुकालदेव की हत्या से लगभग उत्तराखंड से कत्यूरी राज्य सपाया भी हो जाता है। जो अंतिम कत्यूरी राजा हम पे मिलता है वो सुकालदेवी में था। सुकालदेव की हत्या रुद्रचंद कर लेता है। इस बारे में हमें अगली जानकारी मिलती है। बलभद्र शाह शाह की उपाधि भी धारण करता है। शाह की उपाधि धारण करने वाला ये प्रथम राजा था। प्रथम राजा जिसने शाह की उपाधि धारण की थी वो हम पे मिलता है बलभद्र शाह। आयोग ये क्वेश्चन पहले पूछ चुका है तो हमारा डेफिनेटली आंसर जो होगा वो बलभद्र शाह ही होगा। फिर जो ये शाह की उपाधि थी मेनली माना जाता है कि इन्हें लोधी वंश ने थे पंवारों को शाह की उपाधि दी थी। मेनली जो हम पे उल्लेख मिलता है वो बहलोल लोधी का उल्लेख मिलता है। पहला राजा जिसने शाह की उपाधि धारण की थी बलभद्र शाह था। तो ये थे बलभद्र शाह के बारे में जानकारी। फिर इसके बारे में एक और चीज़ में हम पे मिलती है कवि देवराज बलभद्र शाह को। कवि देवराज जो कि बलभद्र शाह की तुलना भीमसेन से करते हैं। जब गढ़वाली सेना कुमाऊनी सेना को हराती है तो कवि देवराज भी इस चीज़ से खुश होते हैं। कवि देवराज इसी खुशी में जो बलभद्र शाह था, बलभद्र शाह को की तुलना भीम से कर देते। भीम एक बलवान थे, इसीलिए इसकी तुलना भी भीम से कर दी जाती है। फिर इस चीज़ में जो एक टॉपिक हम पे जो मेनली इम्पोर्टेंट बनता है बलभद्र शाह के बारे में वो ये था कि हम पहले देख चुके हैं शैलचपाल के टाइम पे यहाँ पे राजदूतों का एक मंडल आया था जो कि गंगा नदी के पता लगाने के लिए। फिर बलभद्र शाह ने भी इन्हीं राजदूतों से सीख लेते हुए, कॉपी करने में तो हम पहले ही माहिर हैं, कॉपी पेस्ट करने में उत्तराखंड वाले, तो थोड़ा बहुत हम भी यहाँ से सीख लेते हैं। जब शैलचपाल के टाइम पीरियड में अकबर का वो राजदूत मंडल यहाँ पे गंगा नदी के मुहाने का पता लगाने आया था तो बलभद्र शाह भी इसी से सीख लेते हुए राजदूत भेजने की प्रथा थी बलभद्र शाह शुरू कर देता है। तो कभी भी हम पे क्वेश्चन बनता है कि किस पंवार शासक के शासनकाल में राजदूत भेजने की प्रथा प्रारंभ हुई थी, तो हम पे आंसर इस चीज़ का जो बनेगा वो बनेगा बलभद्र शाह इस चीज़ की सीख अकबर से लेता है। तो ये भी हमें जानकारी थी बलभद्र शाह के बारे में। तो बलभद्र शाह के बाद जो अगला हम पे राजा बनता है वो बनता है मानसा। मेनली मानसा के बारे में बात करूँ तो मानसा 1591 से 1611 के मध्य मानसा का शासनकाल मेनली माना जाता है। फिर देखिए तो मानसा जब अपने राज्यारोहण के अगले ही वर्ष 1591 में इनका राज्यारोहण हुआ था। अगले ही वर्ष 1592 में ये मेनली दापा अभियान, दापा तिब्बत वाला रीजन था। दापा बोलूँ या तिब्बत बोलूँ बात एक ही है। दापा वाले क्षेत्र में मानसा अभियान करता है। इस टाइम दापा का जो राजा था वो काकवा मोर इस राजा का नाम जो हम पे उल्लेख मिलता है काकवा मोर राजा का जो उल्लेख मिलता है वो दापा का राजा था।
मानसा यहाँ पे अभियान करता है। मानसा का जो मेनली सेनापति हम पे मिलता है नंदी, नंदी का भी उल्लेख हम पे मिलता है। और कालू सिंह भंडारी का भी हम पे मानसा के टाइम पीरियड में जो सेनापति रहे थे इनके उल्लेख मिलता है। तो मेनली मानसा जब आक्रमण करता है इस टाइम, तो यहाँ पे काका मोर का राज्य था, काका मोर को मानसा हरा देता है। फिर यहाँ से एक तो स्वर्ण कलश, जो तिब्बतियों का स्वर्ण कलश था, स्वर्ण कलश मानसा लूट के लाता है। जब ये स्वर्ण कलश मानसा वहाँ से लूट के लाता है तो श्रीनगर के पास मानसा मानपुर शहर, याद रखिएगा, श्रीनगर के पास मानपुर शहर की जो स्थापना भी होगी मानसा करेगा। यहीं पे मानसा उस स्वर्ण कलश की स्थापना कर देता है। तो जो हम पे फैक्ट बनेगा, तो मानपुर शहर की स्थापना किसने की थी? मानसा ने की थी। और यहीं पे मानसा दापा से लाए हुए स्वर्ण कलश की स्थापना करता है। जब दापा को मानसा हराता है तो दापा पे मानसा अपने अधीन लाने के लिए, अधीनता स्वीकार जब काका मोर करता है तो मानसा यहाँ पे कर भी लगा देता है। कर जो मानसा द्वारा जो कर लगाया गया था, कर मानसा 1.25 सेर सोना। तो जब मानसा था, मानसा दापा के राज्य पे जब अधीनता मानसा की ये स्वीकार कर लेता दापा का राजा काका मोर, तो मानसा इस पे कर लगाता। जो मेनली मानसा के कर मिलते हैं, तो इस मानसा पहला तो इस पे 1.25 सेर सोना प्रतिवर्ष कर लगाता है। फिर एक 4 सिंग वाला मेढ़ा मानसा इस पे कर स्वरूप वसूलता है इनसे। तो मानसा का ये था दापा अभियान। दापा अभियान में मेनली नंदी का उल्लेख मानसा के सेनापति के रूप में हम पे मिलता है। फिर मानसा के बाद मानसा पे जो दूसरी बात हम पे आती है, इस टाइम कुमाऊं में था लक्ष्मीचंद। रुद्रचंद के बाद कुमाऊं में लक्ष्मीचंद का शासनकाल था। लक्ष्मीचंद के कार्यकाल में मानसा पे 8 आक्रमण श्रीनगर पे हुए। जो मुख्य बात मानसा के शासनकाल की मिलती है, इस टाइम लक्ष्मीचंद ने कुमाऊं से गढ़वाल पे 8 बार आक्रमण किए। इन 8 बार में से 7 बार लक्ष्मीचंद ने मोह की खाई थी। 7 बार लक्ष्मीचंद हारा था। 7 बार लक्ष्मीचंद इस युद्ध में हारा था। और 8वीं बार लक्ष्मीचंद ने आंशिक रूप से माने तो गढ़वाल विजित कर लिया था। और 8वीं बार में जो सबसे इम्पोर्टेंट घटना हम पे मिलती है, इस टाइम गढ़वाल में मानसा का सेनापति जो मिलता है हम पे खत्तर सिंह। खत्तर सिंह इस 8वां जो युद्ध हुआ था मानसा और लक्ष्मीचंद का, मेनली पैनोगढ़ का ये युद्ध था। इस युद्ध में वो मारा जाता है खत्तर सिंह। जब खत्तर सिंह माना जाता है तो इसी खत्तर सिंह की मृत्यु के उपलक्ष्य में कुमाऊं में खतुड़वा त्यौहार मनाया जाता है। मेनली खतुड़वा त्यौहार बोलूँ तो आजकल के टाइम पीरियड में ये 17 सितंबर को खतुड़वा त्यौहार मनाया जाता है। तो मानसा के टाइम पीरियड में ये भी था। लक्ष्मीचंद का सेनापति इसमें गेड़ा सिंह था। जो इन 8 युद्धों में जो लक्ष्मीचंद का सेनापति मिलता है हमें मेनली गेड़ा सिंह के नाम से इसका उल्लेख हम पे मिलता है। तो ये थे मानसा के बारे में। फिर मानसा का बारे में जो हम पे इम्पोर्टेंट चीज़ बनती है वो बनता है हम पे। तो चलिए, तो मानसा पे हमें मानसा के दरबारी कवि जो था भरत कवि यहाँ पे मानोदय काव्य की रचना करते हैं। मानोदय काव्य बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है हमारे लिए। मानोदय काव्य की रचना जो की थी भरत कवि ने की थी। कवि भरत मानसा का दरबारी कवि था। ये मानोदय जो काव्य मिलेगा मेनली ये संस्कृत भाषा में होगा। मानोदय काव्य की रचना कवि भरत ने संस्कृत भाषा में की थी। मानसा के दरबार में था, इसलिए मानसा के ऊपर लिखा हुआ ये काव्य है मानोदय काव्य संस्कृत भाषा में। फिर इसी भरत कवि को जहांगीर ज्योतिक राय की उपाधि देता है। ज्योतिक जहांगीर था, भरत कवि को ज्योतिक राय की उपाधि देता है। तो ये मानसा के टाइम पीरियड में इनका कार्यकाल हम पे मिलता है। फिर इस भरत कवि को
मानसा संरक्षण देता, तो मानसा के ऊपर बुक लिखी थी, इसमें इन्होंने मानसा की तारीफ़ें की। इसमें राजा बलि, राजा बलि से अधिक दान देने वाला शासक जो बताया गया है वो मानसा को बताया गया। तो अत्यधिक दानवीर शासक जो बताया गया है भरत कवि ने मानसा को बताया है मानोदय काव्य में। फिर मानसा के टाइम पीरियड में एक और घटना हम पे आती है। मानसा के टाइम पीरियड में एक अंग्रेज हम पे पहुंच जाता है यहाँ, विलियम फिंच। तो विलियम फिंच का आगमन श्रीनगर में हो जाता है मानसा के टाइम पीरियड में। तो पहला अंग्रेज मेनली हम मानेंगे तो विलियम फिंच ही था। विलियम फिंच जब पहुंचता है तो विलियम फिंच के पहुंचने की जानकारी जो हम पे मेनली मिलती है वो हम पे आता है अर्ली ट्रैवल इन इंडिया। अर्ली ट्रैवल इन इंडिया बुक है। अर्ली ट्रैवल इन इंडिया जो बुक थी वो मेनली मिलती है फोस्टर की। फोस्टर की ये बुक मिलती है अर्ली ट्रैवल इन इंडिया। अर्ली ट्रैवल इन इंडिया जो बुक मिलेगी वो फोस्टर की मिलती है। फोस्टर इसी बुक में विलियम फिंच के श्रीनगर दरबार में आने की जानकारी देता है। विलियम फिंच की जो जानकारी पे ये फोस्टर लिखता है कि मानसा का जो साम्राज्य था वो सहारनपुर तक विस्तृत था। फिर मानसा को ये अत्यधिक शक्तिशाली बताता, अत्यधिक संपन्न राजा भी फिंच बताता है। फिंच बताता है कि मानसा यहाँ तक कि सोने के बर्तनों में ही खाना खाता था। इस चीज़ का उल्लेख भी एम फोस्टर साहब करते हैं अपनी बुक अर्ली ट्रैवल इन इंडिया में, जो कि फिंच के विवरण पे आधारित थी। तो ये मानसा के बारे में हम पे बुक मिलती है। फिर मानसा के दरबार में एक और कवि हम पे मिलते हैं, वास्तु शिरोमणि इनकी बुक है। कवि शंकर की एक बुक हम पे मिलती है वास्तु शिरोमणि। ये मानसा के दरबार में भी थे। तो वास्तु शिरोमणि उत्तराखंड के स्थापत्य पे इन्होंने बुकें लिखी है। वास्तु शिरोमणि में ही उल्लेख हुआ है तो उत्तराखंड में कत्यूरी शैली थी, इस बारे में थोड़ा बहुत चर्चा वास्तु शिरोमणि में की। मेनली इसमें कहा गया कि कत्यूरी शैली जो थी कि वो उत्तर भारत में चल रही नागर शैली थी, पर इसमें जो यहाँ के स्थानीय संसाधनों और श्रम से जो नागर शैली में कुछ आधुनिकताएं लाई गई और इन आधुनिकताओं को मिला के एक नई शैली जो बनाई गई वो कत्यूरी शैली थी। फिर इसके बाद मानसा जब 1911 में मानसा की मृत्यु हो जाती है तो मानसा के बाद जो अगला राजा हम पे मिलता है वो श्याम शाह मिलता है। तो श्याम शाह के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। तो श्याम शाह का जो हम पे मानसा का एक सेनापति हम पे और मिलता है, कालू भंडारी माधव सिंह भंडारी के पापा थे। इन्हें ही सौण बाण की उपाधि जो दी गई है वो कालू सिंह भंडारी को दी गई है। कालू सिंह भंडारी मेनली बात करूं तो मानसा का सेनापति था। सौण बाण की इन्हें उपाधि मिलती है। मानसा के हमने 3 सेनापति पे बात कर दी है, कालू भंडारी, खत्तड़ सिंह और तीसरा था नंदी। तो ये 3 हम पे मानसा के सेनापति मिलते हैं। तो चलिए अगला जो हमारा राजा बनता है वो बनता है हमारा श्याम शाह। इस राजवंश का 45वां राजा जो हम पे आएगा श्याम शाह के बारे में जो जानकारी मिलती है कि श्याम शाह 1511 से 1530 के मध्य श्याम शाह का शासनकाल रहा था। तो श्याम शाह के शासनकाल के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। मेनली श्याम शाह एक स्वेच्छाचारी राजा था। स्वेच्छाचारी था तो अपनी इच्छा के अनुसार काम करता था। तो इसीलिए इसे गढ़वाल का MBT मोहम्मद बिन तुगलक भी कहते हैं श्याम शाह को, क्योंकि ये अपनी स्वेच्छा अनुसार कार्य करता था। जब इसकी जो इच्छा होती थी उसी वैसे ही काम कर लेता, कुछ भी करना हो तो कर ही लेता था श्याम शाह। इसीलिए इसे गढ़वाल का मोहम्मद बिन तुगलक भी हम पे श्याम शाह के नाम का उल्लेख हम पे मिलता है। फिर देखे स्वेच्छाचारी शासक था। फिर इस श्याम शाह के टाइम पीरियड पे जो इम्पोर्टेंट घटना हम पे मिलते हैं, इस टाइम जयस्वेट दल का आगमन उत्तराखंड के श्रीनगर क्षेत्र में हो चुका था। तो जयस्वेट दल का तीन बार जयस्वेट दल श्याम शाह के दरबार में पहुंचा था, 1624, 1625 और 1630 में।
तो श्याम शाह के दरबार में पहली बार जेसुइट दल का आगमन हुआ था। गढ़वाल में भी शायद पहली बार ही हुआ था जेसुइट दल का आगमन, जो माना जाता है कि 1524 में। तो मेनली बात करूं मैं तो श्याम शाह के दरबार में जो पहला ब्रिटिश जेसुइट मिशन पहुंचा था वो पादरी विलियम अंतोनियो दे आंद्रो के नेतृत्व में पहुंचा था। इसी बात से मैं एक बात और कह सकता हूँ, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के कभी शायद आयोग दे, कि श्रीनगर पहुंचने वाला पहला जेसुइट मिशन किसके नेतृत्व में आया था, तो ये पादरी अंतोनियो दे आंद्रो के नेतृत्व में आया था। फिर 1625 दूसरा भी इसी के नेतृत्व में आया था। फिर 1630 में जो तीसरा जेसुइट मिशन आया था वो एजोवेडो के नेतृत्व में श्याम शाह के दरबार में पहुंचता है। तो इस श्याम शाह के बारे में हम पे 3 जेसुइट मिशन की जानकारी थी। फिर देखिए श्याम शाह का उल्लेख मेनली जहांगीरनामा में भी श्याम शाह का उल्लेख मिलता है। श्याम शाह के साथ साथ लक्ष्मीचंद का उल्लेख भी जहांगीरनामा में मिलता है। तो जहांगीरनामा में ये बताया गया कि जहांगीर ने पहाड़ी राजा श्याम शाह को कुछ हाथी और कुछ घोड़े दान स्वरूप दिए थे। जहांगीरनामा से ये जानकारी यहाँ पे मिलती है। फिर श्याम शाह के जो राजगुरु थे वो शंकरदेव थे। श्याम शाह के जो राजगुरु जो उल्लेख हम पे मिलता है वो शंकरदेव थे। वास्तु शिरोमणि इनकी बुक हम पे मिलती है। फिर अगला जो हम पे मिलता है कि श्याम शाह थोड़ा बाग बगीचों में भी रुचि रखता था, इसीलिए इसने श्रीनगर के आसपास वाले क्षेत्र में श्याम शाही बाग की स्थापना किसने की थी, तो श्याम से ही नाम से पता चल रहा है श्याम शाह ने। वैसे ही मानपुर शहर किसने बताया था, मानपुर नाम ही से पता चल रहा है तो मानसा। तो श्याम शाह के बारे में ये चीज़ें हम पे थी। तो चलिए आगे। तो श्याम शाह ने भी जब मानसा तिब्बत के शासक काकोमोर को हराता है, कर स्वरूप उस पर एक सवा शेर स्वर्ण चूड़ और एक 4 सिंह वाला मेढ़ा कर के रूप में लगाता है। कुछ टाइम बाद जब देखते हैं मानसा की मृत्यु हो जाती है तो काकोमोर कर देना बंद कर देता है। तो इस बात से रुष्ट होके श्याम शाह भी तिब्बत का अभियान करता है। फिर देखिए जब श्याम शाह तिब्बत का अभियान करता है, श्याम शाह भी तिब्बत को विजित करता है। तो श्याम शाह यहाँ पे कर स्वरूप यहाँ पे श्याम शाह भी लगा देता है। फिर से सवा शेर, इसका उल्लेख भी हम पे मिलता है कि श्याम शाह ने जब दापा वाले क्षेत्र को जीता था, पहले मानसा जीतते हैं फिर श्याम शाह जीतते हैं, तो श्याम शाह यहाँ पे कर स्वरूप सवा शेर स्वर्ण चूर और एक चंवर गाय का कर यहाँ पे दापा क्षेत्र पे लगा देते हैं। फिर श्याम शाह के बारे में जो जानकारी अगली मिलती है कि श्याम शाह की मृत्यु 1630 में, श्याम शाह की मृत्यु 1630 में हो जाती है। तो श्याम शाह की जब मृत्यु होती है तो श्याम शाह की 60 रानियाँ थी। श्याम शाह की 60 रानियाँ थी। इनके मृत्यु के साथ ये 60 की 60 रानियाँ सती हो जाती है। तो सती प्रथा का जो उल्लेख भी हमें मेनली मिलता है, सती प्रथा का उल्लेख पंवार राजवंश में पहली बार जो हम पे मिलता है वो श्याम शाह के दरबार में मिलता है। फिर श्याम शाह के बाद श्याम शाह का कोई पुत्र था नहीं, तो श्याम शाह का चाचा इस टाइम था महीपति शाह। तो महीपति शाह राजा बनता है। तो फिर तभी एक चीज़ हमसे छूट रहे हैं, श्याम शाह का एक ताम्रपत्र मिलता है सिलसारी ताम्रपत्र जो जारी किया था वो श्याम शाह ने किया था। श्याम शाह ने इस ताम्रपत्र में सिलसारी जो ग्राम था, श्रीनगर के आसपास कोई एक ग्राम था, इस सिलसारी ग्राम को श्याम शाह ने शिवनाथ जोगी। तो ये थी हम पे श्याम शाह के बारे में जानकारी। अब चलते हैं हम थोड़ा बहुत महीपति शाह पहला तो श्याम शाह का चाचा था तो उम्र दराज तो हो गई क्योंकि श्याम शाह की भी मृत्यु हो चुकी थी। तो पंवार वंश में सर्वाधिक उम्र में राजा बनने वाला जो शासक हम पे मिलता है तो महीपति शाह था। महीपति शाह सबसे उम्र दराज थे जो राजा बने। फिर महीपति शाह जब उम्र दराज थे तो बुढ़ापे में दिमाग भी सटिया ही जाता, तो ये बड़े घमंडी राजा थे। इसलिए जो मुस्लिम इतिहासकार इन्हें जो उल्लेख करेंगे इनका नाम का, तो मेनली इतिहासकार इनका उल्लेख करते हैं, इन्हें अक्खड़ राजा के नाम से इन्हें उल्लेख करते हैं। अक्खड़ राजा मतलब अपनी अक्खड़ में महीपति शाह रहते थे। महीपति शाह का
इतने एटीट्यूड में रहने का भी 3 कारण थे, क्योंकि इन पे 3 सेनापति, महिपति शाह के जो 3 सेनापति थे, माधो सिंह भंडारी, लोधी रिखोला और बनवारी दास, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। गढ़वाल के भड़ थे, भड़ मतलब भड़ वो वीर, पुराने वो वीरों को भड़ कहा जाता गढ़वाल में, तो बहुत बड़े भड़ ये रहे थे इनके शासनकाल में। तो इसीलिए महिपति शाह की जो विजय थी, महिपति शाह ने राज्य को चारों ओर फैलाया था। इसी बात का इन्हें हमेशा गर्व रहता था, इसलिए इन्हें गर्वभंजन, क्योंकि इन्होंने जिस क्षेत्र को चाहा उस क्षेत्र को जीता था, इसलिए इन्हें गर्वभंजन की उपाधि भी दी जाती है। मुगल इतिहासकार इन्हें अक्खड़ राजा के नाम से जानते थे। फिर तीसरी बात जो हम पे महिपति शाह के बारे में आती, इनके 3 सेनापति थे, माधो सिंह भंडारी, ये वही भंडारी हैं जिन्होंने श्रीनगर के पास मलिथा में गुल्ब का निर्माण किया था, माधो सिंह भंडारी। फिर दूसरे सेनापति हम पाते हैं लोधी रिखोला भी एक गढ़वाल के महत्वपूर्ण भड़ के नाम से इनका उल्लेख किया जाता है। मेनली दक्षिण गढ़वाल और उत्तरकाशी, देहरादून, बैराटगढ़ और सिगमौर वाला रीजन जीतने में महिपति शाह की जो महत्वपूर्ण सहायता की थी वो लोधी रिखोला ने की थी। फिर तीसरा आता बनवारी दास भी माधो सिंह भंडारी के साथ तिब्बत अभियान में थे, ये भी एक शक्तिशाली सेनापति थे। तो 3 सेनापति हम पे मेनली महिपति शाह के मिलते हैं। फिर महिपति शाह के बारे में जो अगली जानकारी हम पे मिलती है, इन्होंने भी दापा पे अभियान किया था। दापा अभियान तिब्बत में था। दापा अभियान जब महिपति शाह का था तो इन्होंने इसमें स्वयं नेतृत्व किया था। जो नेतृत्व दापा अभियान का किया था वो महिपति शाह ने किया था। महिपति शाह खुद गए थे दापा अभियान पे, महिपति शाह। फिर इनके जो दापा अभियान में मुख्य सेनापति थे वो थे माधो सिंह भंडारी इनके मुख्य सेनापति थे दापा अभियान में। खुद स्वयं महिपति शाह ने इस दापा अभियान का नेतृत्व किया था। दापा अभियान तिब्बत में था। तो जब उत्तराखंड से हम तिब्बत की यात्रा करते हैं तो हम बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय को पार करके हम तिब्बत पहुंचते हैं। तो उस टाइम यहाँ पे बड़ी ठंड थी। ठंड में ये था कि इस टाइम एक अजयपाल ने एक प्रथा शुरू की थी सरोला ब्राह्मणों की। सरोला ब्राह्मण क्या था कि धोती पहन के जो भोजन बनाते थे उन्हें सरोला ब्राह्मण कहते थे। तो मेनली इस टाइम क्या था कि ठंड ज़्यादा होने से, क्योंकि इन्हें धोती में ही काम करना पड़ता, तो मेनली सरोला ब्राह्मणों की मृत्यु संख्या बढ़ती जा रही थी। तो उन्होंने अत्यधिक सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति की। पहली बात तो सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी अजयपाल ने। पहली बार सर्वाधिक नियुक्तियां सरोला ब्राह्मणों की थी महिपति शाह ने। जब इससे भी काम ना बनी तो महिपति शाह ने, जब सेना में रसद की कमी हो रही थी, बनाने के लिए कोई मिल नहीं रहा था, तो महिपति शाह यहाँ पे एक और प्रथा लेकर आता, रोटी सूची प्रथा। तो महिपति शाह जब एक रोटी सूची प्रथा लेके आता है, वो रोटी सूची प्रथा भी जो उल्लेख मिलता है वो हमें दापा अभियान के टाइम पे मिलता है। फिर चलिए थोड़ा जल्दी चलते हैं। फिर अगली बात जो महिपति शाह की हम पे मिलती है, महिपति शाह का जो सेनापति था लोधी रिखोला एक गढ़वाल का भड़ था। दक्षिणी गढ़वाल और सतलज वाले रीजन में जो जीतने में इसने महत्वपूर्ण साथ महिपति शाह का दिया था। फिर महिपति शाह ने दरबारी कूटनीति किया। जो लोग थे इन्हें महिपति शाह के कान भरे थे। फिर महिपति शाह ही लास्ट में लोधी रिखोला की हत्या करवा देता है। तो अपने इस सेनापति की हत्या भी स्वयं महिपति शाह कराते हैं। फिर महिपति शाह इसी लोधी रिखोला पे एक बुक, क्योंकि लोधी रिखोला गढ़वाल का बड़ा एक महत्वपूर्ण भड़ था, तो इसी पे एक बुक हम पे लोधी रिखोला के बारे में मिलती, गढ़वीर महाकाव्य मेनली लोधी रिखोला पे लिखी गई एक बुक है। इस बुक के राइटर जो हम पे मिलते हैं, रचनाकार, वो मिलते हैं रूप मोहन सकलानी की बुक है। रूप मोहन सकलानी की जो बुक मिलती है हम पे गढ़वीर महाकाव्य, ये लोधी रिखोला पे लिखी गई है। फिर आगे चलिए, अगला हमारा जो मिलता है फिर इसकी हत्या तो कर ही देता है। फिर महिपति शाह गर्भ में तो था ही। फिर ये यात्रा पे निकलते हैं तो रास्ता में इन्हें नागा साधु दिखते हैं। नागा साधु ऐसे ही ध्यान में मग्न रहते हैं।
फिर नागा साधु ने जब महीपति शाह का आतिथ्य संस्कार ना किया, अपने ही धुन में नागा साधु रहते थे, महीपति शाह इससे भी रुष्ट हो गया। रुष्ट स्वरूप महीपति शाह ने नागा साधुओं की भी हत्या कर दी। जब नागा साधुओं की हत्या कर दी तो ये तो धर्म पाप महीपति शाह ने कर दिया था। धर्म तो जनता की अफीम होती है, इसलिए जनता भी महीपति शाह से खपा होनी शुरू होगी। जब जनता ने विद्रोह करना शुरू कर दिया कि आपने कैसे नागा साधुओं की हत्या कर दी, तो महीपति शाह को भी इसका बुरा लगना शुरू हो गया। महीपति शाह इसका प्रायश्चित करने के लिए जब ऋषिकेश पहुँचे, ऋषिकेश का भरत मंदिर, ऋषिकेश भरत मंदिर में पहुँचे, तो महीपति शाह जब प्रायश्चित के लिए प्रार्थना करने पहुँचे तो एक तो गर्वभंजन था, अकड़ तो अपनी महीपति शाह में बहुत थी। तो महीपति शाह जब मूर्ति को देखते हैं तो महीपति शाह ऐसा प्रतीत होता महीपति शाह को जैसे मूर्ति मेरे को घूर रही है। महीपति शाह इस चीज़ से भी खपा हो जाते हैं। महीपति शाह फिर एक चीज़ और कर देते हैं यहाँ पे, महीपति शाह भरत मंदिर की में स्थित भरत की मूर्ति की आंखें निकाल देते हैं। यहाँ से इन मूर्तियों की आंखें निकाल देते हैं, आंखें निकाल देती है। ये भी उल्टा काम महीपति शाह ने किया था। अब तो जनता का विरोध होना लगभग तय था। तब जनता का विरोध तय होता तो हम पहाड़ी लोगों की खासियत है, उल्टे काम तो हम कर ही देते हैं। तो लास्ट में जो हम पे जाते हैं, हम तब जाते हैं पंडित जी ये तो गलत हो गया, अब मैं इसका क्या करूं आगे, तो थोड़ा प्रायश्चित बताइए। तो महीपति शाह ने भी यही किया। महीपति शाह ने भी अपने सारे पंडों और पंडित जो भी होते हैं सबको बुलाया, सभा में बुलाया, बताया ऐसे ऐसी गलतियाँ मेरे से हुई। तो जो मेनली पंडितों ने महीपति शाह को संदेश दिया। मेनली पंडितों ने भी सोच ही लिया था बुढ़ा तो ये हो ही गया, अब मरी जा तो मरने में ही तेरी भलाई है, कितना शासन तू करेगा। तो पंडितों ने भी जो महीपति शाह को सलाह दी कि तो आप वीर गति को प्राप्त हो जाइए, वीर गति को प्राप्त हो जाइए तो आप ही के पश्चाताप हो जाएगा। फिर जब वीर गति को प्राप्त होना तो महीपति शाह ने इस टाइम पहले श्याम शाह के दरबार में हम पे एक मिलता है कुमाऊँ का शासक तिरमल चंद। तो तिरमल चंद श्याम शाह के दरबार में रहा था, फिर महीपति शाह के दरबार में रहते हुए श्याम शाह चंद वंश का राजा बना था। फिर श्याम शाह इसी महीपति शाह ने तिरमल चंद को युद्ध के लिए बुलाया और कोशी का युद्ध 1635 में जब कोशी का युद्ध हुआ था तो इसी युद्ध में महीपति शाह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। महीपति शाह की मृत्यु 1635 में कोशी के युद्ध में हो जाती है। यही महीपति शाह था। अगर कोशी का युद्ध आपको कभी याद करना हो तो हम इसके लिए KTM कोशी, तिरमलचंद और महीपति शाह, KTM से इसको भी याद भी कर सकते हैं। जब हम पे ट्रिक बनता है KTM का बनता है। तो चलिए धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। धन्यवाद।